ओके, सो सॉलिड स्टेट, इसके पहले हम लोग गैशियस एंड लिक्विड स्टेट के बारे में पढ़ चुके हैं इन 11th. ओके, द नेम ऑफ द चैप्टर वाज गैशियस स्टेट, और एक्चुअली इट वाज स्टेट्स ऑफ मैटर, जिसके अंदर गैशियस एंड लिक्विड स्टेट के बारे में हमने पढ़ा है. अब हम पढ़ेंगे अब सॉलिड स्टेट के बारे में. सो ये एक्चुअली बेसिकली द ओवरऑल डिस्कशन इज गिवन, एंड द मेन टॉपिक, जो मेन चैप्टर है, दैट स्टार्ट्स फ्रॉम हेयर. क्या है? तो जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड स्टेट. एंड बेसिकली हम सबको पता है, छोटी क्लासेस से पढ़ते हुए आ रहे हैं, कि जो सॉलिड्स हैं दे हैव डेफिनेट मास, यानी कि उनका मास फिक्स रहता है. दे हैव डेफिनेट वॉल्यूम एंड डेफिनेट शेप. और ऐसा क्यों है? क्योंकि उनके जो बीच के उनके जो मॉलिक्यूल्स हैं, दे अट्रैक्ट वन अनदर, विच इज़ कॉल्ड इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन. वो इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन सॉलिड्स में बहुत ज़्यादा होता है, और उस ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन की वजह से जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत पास पास रहते हैं, यानी कि इंटरमॉलिक्यूलर डिस्टेंस बहुत कम होता है. ओके, और उनके बीच का जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं. इसके अलावा एक्चुअली कि अगर बात की जाए गैशियस की, तो गैस के सॉलिड के जो गैस की अगर हम बात करें, तो जो गैस के मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत दूर दूर होते हैं. दे आर फ्री टू मूव. सेम इज सिचुएशन विद लिक्विड, कि उनके मॉलिक्यूल्स भी बहुत ज़्यादा पास नहीं होते हैं, दैट्स वाई दे ऑल्सो कैन फ्लो. लेकिन सॉलिड्स के केस में क्या होता है कि सॉलिड्स में जो अपने जो मॉलिक्यूल्स हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग पास पास होते हैं, एंड दे आर नॉट फ्री टू मूव. जस्ट लाइक दिस, कि मान लिया एक एटम है दैट इज़ सराउंडेड बाय अदर एटम्स फ्रॉम ऑल द डायरेक्शन, और ये सारे एटम्स उसे अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहे हैं. तो होगा क्या कि मॉलिक्यूल या फिर एटम जो है वो एक्चुअली ट्रैप्ड है, एंड इट इज़ नॉट फ्री टू मूव. ये मूव नहीं कर सकता फ्रीली. क्या कर सकता है ये? इट विल स्टार्ट वाइब्रेटिंग एट इट्स पोजिशन. सो द मॉलिक्यूल्स ऑफ एटम ऑफ सॉलिड्स, मॉलिक्यूल्स, एटम्स या आयंस जो भी हों किसी सॉलिड के, दे आर नॉट फ्री टू मूव. दे जस्ट वाइब्रेट और ऑसिलेट एट देयर पोजिशन. Similarly, so their constituent particles, atoms, molecules or ions have fixed position, and they can only oscillate about their mean position. They cannot flow or move. इसके अलावा दे आर इनकम्प्रेसिबल एंड रिजिड. इनकम्प्रेसिबल मतलब आप सॉलिड को कंप्रेस करके दबा नहीं सकते. यू कांट चेंज इट शेप वेरी इजीली. उसे पिचका नहीं सकते हम लोग. और एंड दे आर रिजिड. रिजिड मतलब वो अपनी शेप को रीगेन करते हैं, दबाने पे दबते नहीं हैं इजीली. और जो सॉलिड्स हैं उनको हम बेसिकली दो पार्ट्स में क्लासीफाई कर सकते हैं, एज एमॉर्फस सॉलिड्स एंड क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. और ये एग्ज़ाम में अक्सर पूछा जाता है, व्हाट आर एमॉर्फस सॉलिड्स, व्हाट आर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. तो एक्चुअली जो एमॉर्फस सॉलिड की पहले हम बात कर लें, तो एमॉर्फस जो है वर्ड, वो ग्रीक वर्ड से निकला है, जिसमें जो दो वर्ड्स हैं, एमॉर्फोज यानी जिनका कोई फॉर्म नहीं होता, उससे बना है एमॉर्फस. सो इट्स वेरी इजी, एज द नेम सजेस्ट. जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं उनका एक्चुअली इरेगुलर शेप होता है, ठीक है. और जो पार्टिकल्स हैं वो बहुत शॉर्ट रेंज ऑर्डर के होते हैं. मतलब इन सब का मतलब क्या है? तो देखिए, एक टेबल गिवन है यहाँ पे, आइए इसी से समझते हैं. एक्चुअली जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं और क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की बात की जाए, तो आपने क्रिस्टल्स का नाम सुना होगा. क्रिस्टल्स वर्ड तो सुने हैं ना. क्रिस्टल्स होते हैं कुछ आइटम्स के, लाइक शुगर का तो नहीं होता है, सॉल्ट का क्रिस्टल होता है. इसके अलावा पोटाश एलम के क्रिस्टल्स होते हैं, जस्ट लाइक क्यूब के शेप में होते हैं, क्यूबॉइड के शेप में होते हैं. छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं और उन्हें हम कहते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स. ओके, और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं ऑब्वियसली उनका क्रिस्टल किस शेप का होता है? किसी पर्टिकुलर शेप का होता है. तो एक हम कह सकते हैं कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं, दे हैव परफेक्ट, और वी कैन से दे हैव अ कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप. ज्योमेट्रिकल मतलब देखिए, square or cube in fact is a geometrical shape. Okay, just like rectangle is or cuboid is also a geometrical shape. लेकिन अगर मैं एक shape बना दूँ इस टाइप में, this is also shape, but is this geometrical? The answer is no. तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनका उनके कुछ क्रिस्टल्स होंगे, और क्रिस्टल का जो शेप है वो परफेक्ट ज्योमेट्रिकल होगा, ठीक है. ऐसा नहीं कि कुछ भी शेप हो जाएगा, इट वुड बी अ ज्योमेट्रिकल शेप, ठीक है. और वो जो ज्योमेट्रिकल शेप है दैट इज़ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इट. कैरेक्टरिस्टिक का मतलब यही है कि ये जो शेप है दैट वुड बी फिक्स. यानी कि अगर मैं बात करूँ पोटाश एलम की, तो पोटाश एलम के जो क्रिस्टल्स हैं वो
ऑक्टाहेड्रल होते हैं। तो एक करेक्टरिस्टिक हो गया पोटाशियम का। अगर कोई मुझे बोलेगा कि भाई एक वाइटिश कलर का क्रिस्टल है जो ऑक्टाहेड्रल शेप का है, तो मेरे दिमाग में आएगा कि भाई हो सकता है वो पोटाशियम हो। या कोई अगर मुझे बोलेगा कि निडल शेप है, ब्लू कलर के क्रिस्टल्स हैं जिनका शेप निडल्स टाइप है, पतला पतला लंबा लंबा, तो मेरे दिमाग में आएगा कि हो सकता है वो कॉपर सल्फेट हो। सो दे हैव, उनके जो क्रिस्टल्स हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक ज्योमेट्रिकल शेप होता है, यानी ज्योमेट्रिकल शेप विच इज़ कैरेक्टरिस्टिक। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि पोटाशियम जो है वो क्यूब की फॉर्म में हो, उसके क्रिस्टल्स क्यूब या क्यूबॉइड के हों, या फिर पेंटागोनल हो, या फिर रॉड शेप हो, ऐसा नहीं है। जो है वही रहेगा, उसका कैरेक्टरिस्टिक है। जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स में इरेगुलर शेप होता है, कोई फिक्स्ड शेप नहीं होती, कुछ भी हो सकता है शेप, एक्स वाई जेड, एनीथिंग, एनी फॉर्म ऑफ शेप इज पॉसिबल इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड्स। मेल्टिंग पॉइंट की बात की जाए तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स होते हैं उनका एक शार्प मेल्टिंग पॉइंट होता है। जैसे अगर मैं बेंजोइक एसिड की बात करूँ, इट इज़ अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 120 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, या 122, चलिए 120 मानते हैं। तो 120 का मतलब ये है कि अगर, और ये क्या है अपना हम चलिए बेंजोइक एसिड है ये, बेंजोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट 120 डिग्री सेल्सियस, तो 120 डिग्री सेल्सियस पे ही मेल्ट होगा। यानी कि अगर 18 डिग्री सेल्सियस भी है तब भी बेंजोइक एसिड पूरा का पूरा सॉलिड रहेगा, और जैसे ही 120 तक टेम्परेचर पहुंचा, फट से सारा का सारा सॉलिड मेल्ट हो जाएगा। यानी कि दे हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट, क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट, जबकि एमॉर्फस में ऐसा नहीं होता है। एक मान लिया एमॉर्फस सॉलिड है जिसका मेल्टिंग पॉइंट लेट्स से 90 डिग्री सेल्सियस के आसपास है, तो वो क्या करेगा कि वो 87 डिग्री सेल्सियस से ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगा, और धीरे धीरे मेल्ट होते होते वो 95 डिग्री सेल्सियस तक मेल्ट होगा। तो इसमें अगर हम कहना चाहें कि भाई क्या इसका मेल्टिंग पॉइंट है, तो वी कैन नॉट गिव अ पर्टिकुलर वैल्यू। हम क्या बोलेंगे कि उस सॉलिड का एक रेंज है फ्रॉम 87 डिग्री सेल्सियस टू 95 डिग्री सेल्सियस। तो इसी तरीके से जो क्रिस्टलाइन एमॉर्फस सॉलिड्स हैं उनका कोई शार्प मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता है, दे मेल्ट ओवर अ रेंज। यानी कि मेरे पास अगर एक सैम्पल है एमॉर्फस सॉलिड्स का, तो पहले थोड़ा सा मेल्ट होगा, फिर थोड़ा और मेल्ट होगा, फिर थोड़ा और मेल्ट होगा, धीरे धीरे मेल्ट होते रहेंगे जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, और पूरा का पूरा मेल्ट होने में कुछ अच्छा खासा 5 से 6 डिग्री सेल्सियस का डिफरेंस आ जाएगा। सो वी विल से कि इसका एक रेंज है टेम्परेचर का फ्रॉम 87 डिग्री सेल्सियस to 95 degree Celsius. So crystalline solids melt over a range, they don't have a sharp amorphous solids melt over a range, they don't have a sharp melting point, whereas crystalline solids have sharp melting point. क्लीवेज प्रॉपर्टी की बात की जाए तो एक्चुअली मेरे पास अगर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है और उसे मैं दो पार्ट्स में तोड़ दूँ, बीच में से काट दूँ, ठीक है, तो मुझे दो जो नई सरफेसेस मिलेंगी वो एकदम स्मूथ होगी, ठीक है, एकदम स्मूथ सरफेस, स्मूथ एंड क्लीन दो सरफेसेस मिलेंगी विच वुड बी स्मूथ सरफेसेस, ठीक है। व्हेन दे कट विद शार्प एज टूल दे स्प्लिट इनटू पीसेस एंड न्यूली जनरेटेड सरफेसेस आर प्लेन एंड स्मूथ। सो एक स्मूथ एग्जांपल है ना, बट हम जैसे कि चीज़ या बटर को चाकू से काटते हैं बीच में से, तो कैसे एकदम बड़ा सा पीस है वो दो पार्ट्स में कट जाता है, एकदम स्मूथ सरफेस मिलती है। तो ऐसे ही जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं दे फॉर्म स्मूथ सरफेसेस व्हेन दे आर कट और ब्रोकन डाउन इनटू टू पीसेस। इसके अलावा लेकिन एमॉर्फस सॉलिड का अगर आप एग्जाम्पल लीजिए कि एक ब्रिक है मेरे पास में, मैं अगर इसे बीच में से तोड़ दूँ तो नई सरफेस कैसे होगी, इरेगुलर सी होगी ना। सो दिस इज द अनदर डिफरेंस कि जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं दे फॉर्म स्मूथ सरफेसेस ऑन क्लीवेज, जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स में जो सरफेस बनता है वो स्मूथ नहीं होता है, इरेगुलर सरफेस बनता है। एक कंपाउंड एक कोई बॉक्स सब्सटेंस लिया, उसे मैंने दो पार्ट में तोड़ा, अगर मुझे जो न्यूली जनरेटेड सरफेसेस हैं वो स्मूथ मिलती हैं तो मुझे पता चलेगा कि इट्स अ क्रिस्टलाइन सॉलिड, और अगर वो इरेगुलर सरफेस मिलती है तोड़ने के बाद तो आई विल कम टू नो कि इट्स एन amorphous solid. ओके अच्छा, इसके अलावा हीट ऑफ फ्यूजन इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज़ रिक्वायर्ड फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस टू मेल्ट। जैसे कि बेंजोइक एसिड 120 डिग्री सेल्सियस पे मेल्ट होता है, लेकिन उसे 120 डिग्री सेल्सियस तक पहुंचने के लिए जितना हीट चाहिए दैट इज़ नोन एज हीट ऑफ फ्यूजन। तो अगर बेंजोइक एसिड का मेल्टिंग पॉइंट शार्प एंड फिक्स है तो ऑब्वियसली उसका जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो भी शार्प, फिक्स, डेफिनेट और कैरेक्टरिस्टिक होगा। जबकि एमॉर्फस सॉलिड्स में इसका उल्टा होगा, क्योंकि उनका मेल्टिंग पॉइंट ही शार्प नहीं है, तो इन द सेम वे उनका जो हीट ऑफ फ्यूजन है वो भी कोई डेफिनेट नहीं है, शार्प नहीं है।
इसके अलावा अनदर टर्म जो एग्जाम में अक्सर आता है, आइसोट्रोपी एंड एन आइसोट्रोपिक नेचर। इसका क्या मतलब है एक्चुअली कि देखिए मेरे पास जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है, आपने डायमंड का सुना है ना, एक डायमंड का शेप कैसा होता है, डायमंड इज़ लाइक दिस, ठीक है, कुछ इसी तरीके का होता है, बहुत सारी सरफेसेस होती हैं। और डायमंड का जो स्पेशल प्रॉपर्टी है वो यही है कि जगमगाता है, टिमटिमाता है। इफ़ यू से कि डायमंड ग्लो करता है, उसमें कोई खास बात नहीं है भाई, ग्लो तो कुछ भी कर सकता है। ग्लो जो है वो एक पर्ल यानी मोती भी ग्लो करता है, लेकिन क्रिस्टल जो डायमंड है उसका खास बात ये है कि इसकी अलग अलग सरफेसेस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग अलग होता है। तो उससे क्या होगा कि जब हम एक डायमंड को देखेंगे तो अलग अलग सरफेस से लाइट रिफ्लेक्ट होकर अलग अलग टाइम तक हमारे आंखों तक पहुंचेगी, तो उससे हमें जो डायमंड है वो टिमटिमाता हुआ सा दिखाई देगा। जबकि अगर मैं एक पर्ल उठाऊँ या फिर कोई भी बल्ब ही उठा लूँ मान लीजिए उस, या फिर कोई मिरर ले लूँ, तो उसके कहीं भी डायरेक्शन से मैं देखूँ, लाइट उसी टाइम पे रिफ्लेक्ट होकर के मेरे पास आएगी, वो टिमटिमाएगा नहीं, बिकॉज उसका जो रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है एक मिरर का या एक लेंस का, वो हर डायरेक्शन से सेम है। लेकिन जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स लाइक डायमंड, इसका अगर डायरेक्शन हम अलग अलग करें तो फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स अलग हो जाता है। एंड दिस प्रॉपर्टी इज नोन एज एनाइसोट्रोपी। दैट मीन्स कि जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड्स की, वो अलग अलग डायरेक्शन से देखने में अलग अलग होती हैं, दैट्स वाई दे आर एनाइसोट्रोपिक। जबकि अपने जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं उनका आप किसी भी डायरेक्शन से मेज़र करिए, उनकी जो फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की वैल्यू है वो सेम आएगी, दैट्स वाई दे आर आइसोट्रोपिक इन नेचर। आइसो मतलब सेम एंड आइसो मतलब अलग अलग। देखिए यहाँ एक्सप्लेन भी किया हुआ है। एमॉर्फस सॉलिड्स यहाँ से देखते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड से देखते हैं, ठीक है। क्रिस्टलाइन सॉलिड्स are anisotropic in nature, that is some of their physical properties like electrical resistance or reflective index show different values when measured along different direction in the same crystal। ठीक है, एक ही क्रिस्टल है, अलग अलग डायरेक्शन से उसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स या इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस देखते हैं तो अलग अलग वैल्यू आएगा। लेकिन amorphous solids on the other hand are isotropic in nature, that means किसी भी डायरेक्शन से आप उनको मेज़र करिए उनका वैल्यू सेम आएगा, ठीक है, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स एंड इलेक्ट्रिकल रेजिस्टिविटी का। इसके अलावा एक और जो डिफरेंस है वो यही है कि नेचर यानी कि एक्चुअली जो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स हैं उनको हम ट्रू सॉलिड्स बोलते हैं, दोज आर ट्रू सॉलिड्स। लेकिन जो एमॉर्फस सॉलिड्स हैं दोज आर नोन एज सुपर कोल्ड लिक्विड्स और सूडो सॉलिड्स। सूडो मतलब नकली, फॉल्स। एक्चुअली ये देखा गया है कि जो सूडो सॉलिड्स हैं और एमॉर्फस सॉलिड्स हैं, दे फ्लो स्लोली। अगर आप किसी पुराने हाउस में जाएं और उसके जो विंडोज़ में जो लेंस मिरर लगा हुआ है या ग्लास लगा हुआ है, अगर उसे ध्यान से देखें तो आपको पता चलेगा कि वो नीचे से थोड़ा मोटा हो गया है फ्रॉम द बॉटम और ऊपर से अभी भी पतला है। नाउ व्हाई? दिस इज़ ऑब्वियसली बिकॉज एक्चुअली देखिए ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको कि नीचे से तो बहुत ज़्यादा थिक है, बहुत ज़्यादा तो नहीं बट नीचे से वो थिक है और ऊपर से थिन है, बिकॉज ग्लास फ्लोज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रेविटी वेरी स्लोली। तो स्टार्टिंग में पता नहीं चलता है, बट जब बिल्डिंग अगर कभी 50-60 साल पुरानी हो जाए, नाउ इट्स अ कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ चेंज, बहुत सारा ग्लास नीचे फ्लो कर चुका है और नीचे से मोटा हो गया ऊपर से पतला। अब फ्लो करने वाली प्रॉपर्टी तो भाई सॉलिड्स की है नहीं, बट ग्लास बीइंग अ सॉलिड और एनी अमॉर्फस सॉलिड बीइंग अ सॉलिड, दे आर शोइंग द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लो। सो इनको हम कहते हैं फॉल्स सॉलिड, सूडो सॉलिड्स या सुपर कूल्ड लिक्विड्स। नेक्स्ट टर्म इज अबाउट अरेंजमेंट। एक्चुअली जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनमें लॉन्ग रेंज ऑर्डर होता है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स में शॉर्ट रेंज ऑर्डर है। अब इसका क्या मतलब है, देखिए लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर का मतलब यह है कि अगर मेरे पास एक क्रिस्टलाइन सॉलिड का मतलब क्रिस्टल्स हैं तो वो एक पर्टिकुलर ज्योमेट्री में अरेंज होंगे, जैसा कि मैंने ये बताया भी था, और अरेंजमेंट कुछ इस टाइप की होगी। देखिए ठीक है, मैं इसे फिर से ड्रॉ करता हूँ। इट वुड बी लाइक दिस, दे विल बी अरेंज्ड इन लॉन्ग ऑर्डर, ठीक है, ऐसे ही सारे के सारे ऐसे ही हेक्सागोनली, जैसे इस क्रिस्टल में मैंने हेक्सागोनल का एग्जांपल लिया है, दे ऑल वुड बी अरेंज्ड हेक्सागोनली फॉर अ लॉन्गर टाइम। एक लंबी रेंज तक ये ऑर्डर चलता रहेगा। हो सकता है बहुत आगे जाने के बाद कुछ डिफेक्ट्स की वजह से वो बिगड़ जाए, बट दिस ऑर्डर वुड बी फॉर अ लॉन्गर रेंज। जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स में क्या होगा, हो सकता है बाई चांस उसके अंदर भी कुछ ऑर्डर आ जाए, लेकिन वो ऑर्डर जो है वो सिर्फ 1 या 2 यूनिट तक कंटिन्यू करेगा और उसके बाद वो या बिगड़ जाएगा, ठीक है।
सो वी कैन से दे है, जैसे देखिए बिगड़ गए यहाँ पे, वी कैन से कि उनके अंदर अगर ऑर्डर है क्रिस्टलाइन अमॉर्फस सॉलिड्स में, तो हो सकता है कि हो, बट दैट वुड बी अ शॉर्ट रेंज ऑर्डर, नॉट अ लॉन्ग रेंज ऑर्डर लाइक क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के अंदर जो पार्टिकल्स हैं वो पर्टिकुलर ऑर्डर में अरेंज होते हैं और ये पैटर्न लॉन्ग रेंज तक चलता रहता है, जबकि अमॉर्फस सॉलिड्स शो ओनली अ वेरी शॉर्ट रेंज ऑर्डर इफ़ दे हैव एनी देन। एंड इसके अलावा अमॉर्फस क्रिस्टलाइन सॉलिड्स का क्या क्या यूज़ है ये तो हम पढ़ेंगे ही, साथ में अमॉर्फस सॉलिड्स आर वेरी यूज़फुल लाइक ग्लास, रबर एंड प्लास्टिक। इनका बहुत ज़्यादा यूज़ है हमारी डेली लाइफ में, एंड दे ऑल आर अमॉर्फस। सो ऐसा नहीं है कि जी जो अपने अमॉर्फस सॉलिड्स हैं दे आर नॉट यूज़फुल, दे आर ऑल्सो यूज़फुल, इनफैक्ट दे आर वेरी यूज़फुल लाइक रबर, ग्लास एंड प्लास्टिक। ठीक है, और इसके अलावा जो अपने फोटोवोल्टिक मटेरियल हैं, जो यानी फोटो इलेक्ट्रिक सेल्स के अंदर भी जो मटेरियल यूज़ करते हैं वो भी क्या होता है हमारा, वह भी एक्चुअली अमॉर्फस सॉलिड ही होता है। सो अमॉर्फस सॉलिड्स भी काफ़ी काम के हैं, बट क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ज़्यादा यूज़फुल हैं, जो हम अभी पढ़ेंगे अभी अपने चैप्टर में आगे चल के।